अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। तो अगर 10 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, 10 कार्बन वाला, तो उसमें 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 22। अब अगर हाइड्रोजन 22 है, 10 कार्बन है, तो आप सोचो कि इसका मैस और भी ज़्यादा होगा इन मॉलिक्यूल्स का। अगर इन मॉलिक्यूल्स का मैस और भी ज़्यादा है तो इनको यहाँ से वेपराइज होने के लिए और भी ज़्यादा हीट दरकार होगी, और अगर और भी ज़्यादा हीट दरकार होगी तो जब 80 डिग्री सेल्सियस पे जब सारा का सारा पेट्रोलियम ईथर वेपराइज हो जाएगा तो 80 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और कार्बन 7 से कार्बन 10 वाले हाइड्रोकार्बन, यानी जिनमें 7 कार्बन होंगे या 8 कार्बन होंगे या 9 कार्बन होंगे या 10 कार्बन वाला कंपाउंड होंगे, वो सारे के सारे 80 टू 170 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ से क्या होना शुरू हो जाएंगे? वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे। और वेपराइज होंगे तो ये यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के इस हिस्से में यहाँ पे ये कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ये और ऊपर को मूव नहीं कर सकते अपने मैस की वजह से। यहाँ पे है कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले हाइड्रोकार्बन, कार्बन 1 से कार्बन 4 वाले हाइड्रोकार्बन का मैस कम होगा। यहाँ पे कार्बन 5 से कार्बन 7 वाले, इनका मैस इनसे ज्यादा होगा। ये और ऊपर को मूव नहीं कर सकते अपने मैस की वजह से, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर को और इतना ही मूव कर सकते हैं। अब जब कार्बन 7 से कार्बन 10 वाले हैं, इनमें चूंकि कार्बन नंबर भी बढ़ गया है और हाइड्रोजन नंबर भी बढ़ गया है, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के इस हिस्से तक ऊपर को मूव कर सकते हैं, इससे आगे को मूव नहीं कर सकते अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो कार्बन 7 से कार्बन 10 वाले यहाँ पे 80 टू 170 के बीच सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स वेपराइज होंगे, और वेपराइज होके 170 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर जाएगा तो तमाम के तमाम कार्बन 7 से कार्बन 10 वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो यहाँ तक वेपराइज होके पहुंच चुके होंगे। और इस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये ऐसा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोकार्बन कौन कौन से मिक्स हैं? 7 कार्बन वाले, 8 कार्बन वाले, 9 कार्बन वाले, 10 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन मिक्स हैं। इस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को एक फ्रैक्शन कहा जाता है, और इस फ्रैक्शन को नाम दिया जाता है गैसोलीन या पेट्रोल। जो हम गाड़ियों में पेट्रोल बर्न करते हैं, दैट इज एक्चुअली गैसोलीन, और हम इसको पेट्रोल भी कहते हैं। और ये किस टेम्परेचर पे? 80 टू 170 डिग्री के टेम्परेचर तक ये सारे के सारे गैसोलीन के या पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि 7 कार्बन से 10 कार्बन तक वाले हाइड्रोकार्बन हैं, वो वेपराइज होके यहाँ इस कॉलम में जाएंगे। जब 170 टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके बाद टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और जब ये बढ़ेगा तो 170 से 250 के बीच, 170 डिग्री से 250 डिग्री के बीच कार्बन 10 से लेकर कार्बन 12 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनकी वो यहाँ से वेपराइज करना शुरू कर देंगे, और वेपराइज करके कार्बन 10 से कार्बन 12 तक वाले कार्बन यहाँ पे इस एरिया में कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। हमने इनको यहाँ लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके सेपरेट किया। उसके बाद कार्बन 12 तक 250 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर जाता है तो कार्बन 12 तक वाले तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स वेपराइज होके इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के हिस्से में कलेक्ट हो जाते हैं, और इस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को, जिसमें कि 10 कार्बन वाले, 11 कार्बन वाले और 12 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स मिक्स होते हैं, इस फ्रैक्शन को नाम दिया जाता है केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं। और मट्टी के तेल में ये किस टेम्परेचर पे? 170 से 250 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं। उसके बाद 250 से जब टेम्परेचर बढ़ता है और 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है तो कार्बन 12 से लेके कार्बन 15 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो तमाम के तमाम वेपराइज होके इस एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं। इस एरिया में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के इस लास्ट पोर्शन में इकट्ठे हो, तकरीबन लास्ट ही है, इस पोर्शन में इकट्ठे हो जाते हैं। और इस पोर्शन में जो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर, जो कि 12 कार्बन से 15 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन,
14 कार्बन, 15 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है डीजल ऑयल। ये जो हम अपनी बड़ी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो बड़ी गाड़ी हैं उनके अंदर डीजल ऑयल यूज़ होता है। तो डीजल ऑयल में कार्बन 12 से कार्बन 15 तक वाले हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे आके वेपर्स की फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद टेम्परेचर 350 से बढ़ना शुरू हो जाता है, जब तमाम के तमाम कार्बन 12 से कार्बन 15 तक वाले यहाँ से वेपराइज होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो कार्बन 15 से कार्बन 18 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, और वेपराइज होके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के निचले हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे कार्बन 15 से कार्बन 18 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इस एरिया में, और इस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को नाम दिया जाता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल और डीजल ऑयल जो है वो वेपराइज हुआ है डीजल ऑयल में मौजूद तमाम हाइड्रोकार्बन्स वेपराइज होते हैं 250 से 350 डिग्री के टेम्परेचर पे। फ्यूल ऑयल के 350 से 400 डिग्री के टेम्परेचर पे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो ये सारे के सारे लिक्विड से किस में चले गए, गैस में। अब यहाँ पे बाहर से इसको कोल्ड जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। कोल्ड मटेरियल प्रोवाइड करने की वजह से ये यहाँ पे पेट्रोलियम गैस जो कि कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं जो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के इस हिस्से में है, ये यहाँ पे बाहर से जब कोल्ड कोई मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, कोल्डनेस प्रोवाइड की जाती है बाहर से, तो ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से लिक्विड में। गैस से लिक्विड में कलेक्ट होकर साइड से अलग कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ भी ये पूरे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को बाहर से क्या की जाती है, कोल्डनेस प्रोवाइड की जाती है। और जब कोल्डनेस प्रोवाइड की जाती है तो ये यहाँ से गैस में किस में गैस से किस में, बाहर से अगर बाहर से कोई कोल्ड चीज़ गुजारी जाएगी तो इनके अंदर की हीट को ये कोल्ड वाला जो भी मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। और अब यहाँ पे इस एरिया में मौजूद कार्बन 5 से कार्बन 7 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ से उनको सेपरेट पाइप्स लगे होते हैं, उससे अलग कर लिया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, देखो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता। पहले हो जाएगा 25, फिर 50, फिर 70, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है तो पहले वो वाले यहाँ पे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट किनका कम होगा, कार्बन 1 से कार्बन 4 जिनका मैस कम है, जिनके जो हाइड्रोकार्बन्स का मैस कम है, जैसे कार्बन 1 से कार्बन 1 वाले हाइड्रोकार्बन, कार्बन 2 वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें 3 कार्बन हो गए, ऐसे हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन, इनके मॉलिक्यूल्स का मैस चूंकि कम होगा तो मैस कम है तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में बॉइल करना शुरू कर देंगे, और बॉइल करना शुरू कर देंगे तो ये वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और कार्बन 5 से कार्बन 7 वाले हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट 30 to 80 डिग्री सेल्सियस के बीच है, और 30 to 80 डिग्री सेल्सियस के बीच ये कार्बन 5 से बॉयल होना शुरू कर देंगे, और बॉयल होके ये वेपर्स में कन्वर्ट होके यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 80 to 170 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्बन 7 से कार्बन 10 तक वाले हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और जब ये कार्बन 7 से कार्बन 10 वाले हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ये बॉयल होके गैस में धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन्स वेपराइज होना शुरू कर देंगे। तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले पहले वेपराइज होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपराइज होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपराइज होंगे। लेकिन अब इनको जब बाहर से कोल्डनेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ डिस्टिलेशन में किया कि हमने यहाँ से एथेनॉल वेपराइज होके यहाँ से गैसियस फॉर्म में अंदर वाले पाइप से गुजरा, और बाहर वाले पाइप से हमने कोल्ड वाटर एंटर किया। कोल्ड वाटर जब बाहर वाले पाइप से गुजरेगा तो अंदर वाले गैस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर वाला जो अंदर से जो गैस गुजर रही है वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ भी ठीक ऐसे ही होगा, बाहर से कोल्ड मटेरियल को एंटर किया जाता है। तो कोल्ड मटेरियल को जब एंटर किया जाता है तो जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि सबसे पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपराइज होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपराइज होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपराइज होंगे, लेकिन
ये इसको लेकिन जो कंडेंस होंगे, कंडेंस मतलब गैस से लिक्विड में जो कन्वर्ट होंगे, वो सबसे पहले होंगे ये वाले फ्यूल ऑयल जिनमें कार्बन 15 से कार्बन 18 तक वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि सबसे निचले हिस्से में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के, यहाँ से चूंकि कोल्ड मटेरियल यहाँ से एंटर किया जाता है, कोल्ड मटेरियल यहाँ से एंटर किया जाता है, तो पहले ये जो होंगे ये चूंकि बाहर से यहाँ से कोल्ड मटेरियल दिया जाएगा, तो बाहर जो कोल्ड मटेरियल होगा वो इसके अंदर इस गैस के अंदर मौजूद हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये यहाँ पे मौजूद जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ से पाइप लगे हुए होते हैं, उन पाइप से इनको यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, यहाँ पे पाइप लगे हैं, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद जब ये कोल्ड मटेरियल आगे को जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कोल्ड मटेरियल जब जाएगा तो यहाँ मौजूद जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि हैं कार्बन 12 से कार्बन 15 तक वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके अंदर की मौजूद, ये गैसियस फॉर्म में यहाँ मौजूद हैं, इनके अंदर की मौजूद हीट को बाहर यहाँ मौजूद कोल्ड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में होके, और यहाँ से इनके यहाँ अंदर भी इनके बीच सेपरेटिंग पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से मिक्स भी नहीं हो पाते। इसके अलावा और भी रीजंस होती हैं इनके मिक्सअप ना होने की वजह। तो ये यहाँ पे गैस से किस में कन्वर्ट होके, लिक्विड में कन्वर्ट होके, यहाँ पे साइड ट्यूब से इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। साइड से डीजल ऑयल कलेक्ट हो गया, यहाँ से फ्यूल ऑयल कलेक्ट हो गया। उसके बाद जब कोल्ड मटेरियल आगे को जाएगा तो यहाँ मौजूद कैरोसिन ऑयल, जिस हमने फ्रैक्शन को कहा है, जिसमें कैरोसिन ऑयल में कार्बन 10 से कार्बन 12 तक वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो यहाँ पे हैं, और ये यहाँ पे जब बाहर से कोल्ड मटेरियल जाएगा तो ये कंडेंस हो जाएंगे, गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ पे साइड ट्यूब से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, कैरोसिन ऑयल साइड से ले लिया जाता है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब बाहर से कोल्ड मटेरियल जो है पास करवाया जाता है, तो यहाँ भी गैसोलीन, जिसमें कि कार्बन 7 से कार्बन 10 तक वाले हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद ये कंडेंस होके सेपरेट होते हैं, उसके बाद ये कंडेंस होके सेपरेट होते हैं जब बाहर से कोल्ड मटेरियल को पास किया जाता है। तो जब अब ये यहाँ से यहाँ पे सेपरेट, फ्यूल ऑयल याद रखो, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, कैरोसिन ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये एक कंपाउंड नहीं है, ये भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। बस होगा ये कि फ्यूल ऑयल में वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो वाले हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर है जिनमें कार्बन 15 से कार्बन 18 तक वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 15 होंगे, कार्बन 16 होंगे, कार्बन 17 होंगे, कार्बन 18 होंगे। डीजल ऑयल कार्बन 12 से कार्बन 15 तक वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, इसमें सिर्फ वही वाले हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें या तो कार्बन 12 होंगे या 16 कार्बन होंगे, 12 होंगे या 13 कार्बन होंगे या 14 होंगे या 15 होंगे या 15। उसके बाद कैरोसिन ऑयल में कार्बन 12 से कार्बन 15 तक वाले ही हाइड्रोकार्बन का ये मिक्सचर है, इससे ना ऊपर इससे ना नीचे वाले हाइड्रोकार्बन्स इसमें नीचे कम नंबर वाले हाइड्रोकार्बन भी इसमें नहीं होंगे। तो ये भी मिक्सचर है। ये 6 फ्रैक्शंस यहाँ पे हमें मिलती हैं। हम इसमें से पेट्रोल यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, हम इसमें से डीजल ऑयल, तो क्रूड ऑयल जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उसमें से 6 डिफरेंट फ्रैक्शंस अलहदा की जाती हैं, और ये 6 की 6 फ्रैक्शन जो हैं इनमें से कोई भी एक कंपाउंड नहीं है, ये सारे के सारे भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं। बस होगा ये कि पेट्रोलियम गैस में कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, पेट्रोलियम ईथर में कार्बन 5 से कार्बन 7 तक वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, एंड सो ऑन। अच्छा, पहले हमने इसकी की अवेपोरेशन करने के बाद हमने इसको ना सिर्फ ये यहाँ पे सेपरेट होते गए डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, बल्कि साथ साथ ये कंडेंस भी होते गए। कंडेंस मतलब गैस से अगेन किस में कन्वर्ट होते गए, लिक्विड में। पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, और फिर गैस से अवेपोरेशन करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, फिर कंडेंसेशन के ज़रिए गैस से दोबारा
लिक्विड में कन्वर्ट करके इनको इन फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लिया। इस टेक्निक को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा जी, याद रखिएगा पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाले बॉयल आउट होंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले बॉयल आउट होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले, फिर उससे ज़्यादा। लेकिन कंडेंसेशन में जब कंडेंसेशन होगी तो सबसे पहले ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले जो हैं वो पहले कंडेंस होंगे, फिर कम बॉइलिंग पॉइंट वाले कंडेंस होंगे, फिर उससे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले कंडेंस होंगे, फिर उससे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले कंडेंस होके बाहर निकलेंगे, फिर उससे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले कंडेंस होके और फिर उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट वाले कंडेंस होके बाहर आएंगे। हमने यहाँ पे ये सेपरेशन किस बेसिस पे की? हमने ये सेपरेशन की बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट की, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखते हैं। Principle of fractional distillation is based upon the separation of substances depending upon their boiling points। यहाँ पे हम सब्सटेंसेस की सेपरेशन किस बेस पे कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले पहले बॉयल आउट हो जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले बॉयल आउट होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बॉयल आउट होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले बॉयल आउट होंगे और जब वो बॉयल आउट होते जाएंगे तो वो सेपरेट होते जाएंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। Is based upon the separation of substances depending upon their boiling point. The substances having low boiling points boil out first। वो वाले जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल आउट हो जाएंगे, बॉयल आउट होके गैस में चले जाएंगे, बॉयल आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड द अदर्स। और उसके बाद उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले बॉयल आउट होंगे, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले बॉयल आउट होंगे और सेपरेट होंगे। देन लीविंग बिहाइंड द अदर्स, देन नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट बॉइल्स आउट। फिर उससे ज़्यादा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शन सेपरेट होगी, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शन सेपरेट होगी, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शन, फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शन बॉयल आउट होके अपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सेपरेट हो जाएगी और फिर उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शन सेपरेट बॉयल आउट होके वेपर्स में कन्वर्ट होगी, सेपरेट आउट होगी। is based principle of fractional distillation is based upon the separation of substances depending upon their boiling point. The substances having low boiling points boil out first, leaving behind other, then next fraction of slightly higher boiling points boil out. अच्छा जी, इसमें जब हम 400 डिग्री सेल्सियस तक क्रूड ऑयल को हीट करेंगे तो कार्बन 15 से कार्बन 18 तक वाले मतलब कार्बन 1 से कार्बन 18 तक वाले तो 400 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बच जाएंगे जिनमें कार्बन 18 से ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स होंगे, यानी जैसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स का मैस और भी ज़्यादा होगा, बड़े मॉलिक्यूल्स वाला, मैसिव मॉलिक्यूल्स वाले यहाँ पे अभी भी बच जाएंगे। तो जो यहाँ पे बचा कुचा मटेरियल होता है, जब सारी की सारी क्रूड ऑयल में से फ्रैक्शंस अलहदा हो जाती हैं तो जो बचा कुचा मटेरियल होता है लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू, लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू मतलब बचा कुचा मटेरियल, जब क्रूड ऑयल की ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जिसमें हम फ्रैक्शंस डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन करते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके, तो इस वजह से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब यहाँ पे जब फ्रैक्शन 400 डिग्री सेल्सियस तक फर्नेस में क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है तो तमाम की तमाम जब फ्रैक्शंस सेपरेट हो जाती हैं तो जो बचा कुचा मटेरियल होता है लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू जो यहाँ पे होता है, उस लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू को कहा जाता है रेजिड्यूल ऑयल, रेजिड्यूल ऑयल। और इस रेजिडुअल ऑयल के अंदर अभी भी काम की चीज़ें मौजूद हैं। इस रेजिडुअल ऑयल को कलेक्ट किया जाता है, इसकी दोबारा से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अब की बार जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो इसकी 400 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, मतलब इसको दोबारा से ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है, लेकिन अब की बार 400 से ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। और जब रेजिडुअल ऑयल की दोबारा से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, और अब की बार जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब इसकी की जाती है तो ये की जाती है अबव 400 टेम्परेचर, अबव 400 टेम्परेचर पे की जाती है। और जब की जाती है तो फिर से इसमें से जैसे यहाँ पे
400 डिग्री सेल्सियस से पीछे वाले टेम्परेचर तक फ्रैक्शंस मिली क्रूड ऑयल में से, ऐसे ही रेजिडुअल ऑयल में से भी फ्रैक्शंस मिलती हैं जब इसको 400 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। तो रेजिडुअल ऑयल में से जो 4 फ्रैक्शंस मिलती हैं, 4 फ्रैक्शंस मिलती हैं, और उन 4 फ्रैक्शंस में से एक है लुब्रिकेंट, दूसरा है पैराफिन वैक्स, इसमें से अलग की जाती है, इसमें से एस्फाल्ट अलग किया जाता है, और इसमें से चौथी जो फ्रैक्शन मिलती है वो है पेट्रोलियम कोक। ये 4 फ्रैक्शंस जब रेजिडुअल ऑयल की दोबारा से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो इसमें से 4 फ्रैक्शंस मिलती हैं, और ये अब की बार 400 से अबव डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक। अच्छा जी, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो पढ़ लिया। अब हम ये जो 6 डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं इनके यूजेस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पेट्रोलियम गैस, जिसमें कि 1 से 4 कार्बन तक वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये कितने टेम्परेचर तक बॉयल हो जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे। पेट्रोलियम गैस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? एज अ फ्यूल गैस भी यूज़ किया जाता है, एज इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी वो सिलेंडर वाली जो हमारी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जो पेट्रोलियम गैस को उसके बाद ये वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक में भी यूज़ होता है की प्रोडक्शन में, एंड हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। और हाइड्रोजन गैस अमोनिया की फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था, हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया जो बनाया जाता है उसमें हाइड्रोजन रिक्वायर होती है, वो भी यहाँ से ली जाती है। उसके अलावा पेट्रोलियम गैस को, ईथर को कहाँ यूज़ किया जाता है? यूज एज ए लेबोरेटरी सॉल्वेंट एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस। ड्राई क्लीनिंग, कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं, उस पर्पस में यूज़ होता है। लेबोरेटरी सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ हो जाता है। उसके बाद पेट्रोल हमारी गाड़ियों में यूज़ होता है एज अ फ्यूल। हमारी जो छोटी गाड़ियाँ हैं, कार हो गई, बाइक हो गई, इनके अंदर जो यूज़ होता है, यूज एज अ फ्यूल इन मोटरसाइकिल्स, मोटर कार्स एंड अदर लाइट व्हीकल्स। लाइट व्हीकल मतलब छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ट्रक वगैरह नहीं, ट्रक वगैरह में डीजल ऑयल यूज़ होता है। इट इज़ मोर वॉलेटाइल देन केरोसिन ऑयल। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? देखो, वॉलेटाइल का मतलब ये है कि वो कम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो जाए। इट इज़ मोर वॉलेटाइल देन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल इसके नीचे, इसका टेम्परेचर बॉइलिंग रेंज क्या है? ये 170 से 250 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, और इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये कह रहे हैं कि गैस पेट्रोल इज मोर वॉलेटाइल देन केरोसिन ऑयल। मोर वॉलेटाइल मतलब इसकी निस्बत ये कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा। उसके बाद केरोसिन ऑयल आ गया हमारा। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये भी ड्राई क्लीनिंग पर्पज में यूज़ होता है। केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, ये पहले ज़माने में घरों में यूज़ होता था, लैंप में डाल के जला के, तो लाइटनिंग के लिए, या फिर इससे जलने वाले चूल्हे भी हुआ करते थे। यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू सतह पे ये फ्यूल यूज होता है। एज अ स्पेशल ग्रेड ऑफ इट इज यूज्ड एज जेट फ्यूल। इसकी कोई खास किस्म की कोई होगी टाइप जो होगी वो यूज होगी एज अ जेट फ्यूल। उसके अलावा डीजल ऑयल, हमारी बड़ी ट्रक गाड़ियाँ जो होती हैं, बड़ी व्हीकल्स, बसें वगैरह, इनमें यूज होता है फ्यूल फॉर बसेस, ट्रक, रेलवेज, इंजन्स, ट्यूबवेल्स, इंजन्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स में, ट्रक वगैरह हो गए, उनमें यूज होता है। फ्यूल ऑयल यूज्ड इन शिप्स, इंडस्ट्रीज एंड टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पेट्रोलियम क्या है, फिर उसकी हमने ओरिजिन पढ़ी, फिर हमने उसकी पढ़ी के एक्सट्रैक्शन पढ़ी, ये हमारा एक्सट्रैक्शन का, और उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया रिफाइनिंग के पेट्रोलियम में से। यहाँ से हमारा ये पूरा रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग कैसे की जाती है पेट्रोलियम की। अब आप उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आ गई। तो 6 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम की, और जो यहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू होता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल ऑयल, और वो भी वेस्ट नहीं किया जाता, उसकी दोबारा से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ली जाती है, और उसमें से भी 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं, जैसे लुब्रिकेंट, जैसे पैराफिन वैक्स, जैसे एस्फाल्ट, जैसे पेट्रोलियम कोक।
मैं यहाँ से थोड़ा सा और आपको बता दूँ, देखो 78 डिग्री सेल्सियस पे एथानॉल बॉयल होगा और टेम्परेचर यहाँ पे 78 तक स्टॉप कर जाएगा। आप जितनी भी हीट दोगे उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि तमाम का तमाम एथानॉल वेपराइज ना हो जाए। जब तमाम का तमाम एथानॉल वेपराइज होके यहाँ से गुजरते हुए कंडेंस होके बाहर निकलेगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रुक जाएगा जब तक कि तमाम का तमाम हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन जिनमें कार्बन 1 होंगे या कार्बन 2 होंगे या कार्बन 3 होंगे या 4 कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं, जब तक कि वो तमाम के तमाम वेपराइज ना हो जाएं तब तक टेम्परेचर 25 से नहीं बढ़ेगा। फिर जब कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले तमाम वेपराइज होके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पार्ट में कलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर 30 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्बन 5 से कार्बन 7 तक वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो वेपराइज होना स्टार्ट कर जाएंगे। तो जब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जब आ गया तो उसके बाद जब तक कि वो लिक्विड तमाम का तमाम वेपराइज नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और 78 पे यहाँ टेम्परेचर रुक जाएगा जब तक कि तमाम का तमाम एथानॉल वेपराइज ना हो जाए।